दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे तानाशाह की जो शायद हिटलर के बाद सबसे क्रूर और निर्दयी माना जाता है। अपने शासनकाल के दौरान उसने न सिर्फ अपने शत्रुओं को मारा बल्कि अपने ही मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि जो भी मंत्री उसके खिलाफ जाता था वह उसे मगरमच्छों के सामने फेंक देता था। जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं यह टॉर्चर चैम्बर है जिसे उसने अपने शासनकाल के दौरान अपने विरोधियों को बेरहमी से तड़पाकर मारने के लिए इस्तेमाल किया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि क्या कोई इंसान कभी इंसान का मांस खा सकता है, लेकिन यह एक ऐसा निर्दयी और खतरनाक व्यक्ति था जिसने इंसानी मांस भी खाया था। भारतीयों के प्रति उसके मन में इतनी घृणा थी कि उसने उस समय सभी भारतीयों को अपना देश छोड़ने के लिए 90 दिन का समय दिया। इसकी वजह से लगभग 70,000 से ज्यादा भारतीय अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने को मजबूर हो गए थे। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स के मुताबिक अपने 8 साल के शासनकाल के दौरान उसने लगभग 3 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसकी इस क्रूरता की वजह से लोग उसे कसाई भी कहते थे। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, आखिर कौन था यह शासक और क्यों इसने इतने सारे लोगों को बेरहमी से मारा। आज हम इस क्रूर शासक के जन्म से लेकर सत्ता हासिल करने, फिर अपने ही देश से छुपकर भागने और अंत में उसकी दर्दनाक मृत्यु तक की हर घटना के बारे में जानेंगे। युगांडा, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा देश है, उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो जाहिर सी बात है उस समय स्थानीय लोगों के ऊपर ब्रिटिशों का ही शासन चल रहा था। 17 मई 1925 को युगांडा में एक बच्चे का जन्म होता है। जब बच्चा बड़ा होता है पहले वो साधारण युगांडा वासियों की तरह इधर उधर जीवन बिताते हुए बड़ा होता है। उस समय के हालात की वजह से बच्चे की बचपन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके जीवन में तभी बड़ा बदलाव आता है जब उसको उस समय 1946 में ब्रिटिश कॉलोनियल आर्मी के किंग्स अफ्रीकन राइफल्स रेजिमेंट में शामिल कर दिया जाता है। ब्रिटिश कॉलोनियल आर्मी में उसने एक कुक की तरह काम करता है। ये उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि सेना ने उसके भविष्य के लिए नींव रखी। उसने सेना में तेजी से प्रगति की, जहां उसकी क्रूरता और कद के कारण उसे विशेष रूप से पहचाना जाने लगा। ब्रिटिश सेना में सेवा के दौरान उसने विभिन्न अभियानों में भाग लिया, जिनमें केन्या में मऊ मऊ विद्रोह को दबाने के अभियान भी शामिल था। मऊ मऊ विद्रोह 1950 के दशक में केन्या के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसमें स्थानीय लोग ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। इस अभियान में उस व्यक्ति ने ब्रिटिश सेना के निर्देशों का पालन करते हुए मऊ मऊ विद्रोहियों को पकड़ने और उन्हें दबाने में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उसकी क्रूरता और कठोरता के लिए उसे जाना गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उसकी सख्ती और अनुशासन के कारण उसे और अधिक जिम्मेदारियों के साथ सौंपा, जिससे वह सेना में तेजी से ऊंचाइयों पर पहुंचा। मऊ मऊ अभियान में उसकी भूमिका ने न केवल उसकी सैन्य क्षमताओं को निखारा बल्कि उसके व्यक्तित्व में भी कठोरता और निर्दयता को बढ़ावा दिया, जो बाद में उसके शासन काल के दौरान स्पष्ट रूप से देखने को मिली। ये जो व्यक्ति आगे चलकर दुनिया का सबसे खतरनाक और क्रूर शासक बना, ये और कोई नहीं बल्कि द बुचर ऑफ युगांडा यानी युगांडा का कसाई ईडी अमीन था। युगांडा और केन्या समेत अन्य अफ्रीकन देशों में लगातार ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के बाद 9 अक्टूबर 1962 को उगांडा ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता के बाद ईडी अमीन युगांडा के पहले प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोते के करीबी सहयोगी बन गए, इसलिए उनको 1962 में ही कप्तान के पद पर पदोन्नत किया गया और 1963 में मेजर बनाया गया। 1964 में उन्हें सेना का उप कमांडर नियुक्त किया गया और अगले साल 1965 में वे सेना के कमांडर बने और फिर 1970 में उन्हें फिर से सेना का सर्वोच्च कमांडर बना दिया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया और सेना में अपना प्रभाव बढ़ाया। यही प्रभाव और महत्वाकांक्षा बाद में 1971 में मिल्टन ओबोट के खिलाफ तख्ता पलट में उनके सत्ता पर काबिज होने का कारण बना। इतनी ज्यादा क्षमता हाथ में आने के बाद ईडी अमीन दक्षिण सूडान की सीमा से सटे पश्चिम नील क्षेत्र जैसे काकवा, लुगबारा, दक्षिण सूडानी और अन्य जातीय समूहों के सदस्यों की सेना में भर्ती शुरू कर दी। इस बात का आरोप है कि अमीन की सेना मुख्य रूप से दक्षिण सूडानी सैनिकों से बनी थी।
आखिरकार 1969 के बाद अमीन और ओबोटे के बीच मतभेद पैदा हो जाता है। आमीन जिन सैनिकों की युगांडा सेना में भर्ती किया था, उस समय उन सैनिकों ने अमीन का हर संभव समर्थन कर रहे थे। दोनों के बीच यह टकराव का मुख्य कारण सत्ता संघर्ष था। आमीन ने सेना में पश्चिम नील क्षेत्र के लोगों को भर्ती कर अपनी ताकत बढ़ाई, जिससे प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे को उसकी निष्ठा पर शक होने लगा। इसके अलावा अमीन ने दक्षिण सूडान में विद्रोह का समर्थन किया, जो प्रधानमंत्री ओबोटे की नीतियों के खिलाफ था। प्रधानमंत्री ओबोटे पर जानलेवा हमला और सेना में अमीन का बढ़ता प्रभाव इस टकराव को और अधिक गहरा बना दिया। मिल्टन ओबोटे पर हुए यह हमला 19 दिसंबर को कंपाला में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुआ था। एक बंदूकधारी ने ओबोटे पर उस समय गोलियां चलाईं जब वह रैली से निकल रहे थे, लेकिन वह इस हमले में घायल होकर भी बच गए। हमलावर की पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई, हालांकि माना जाता है कि इसके पीछे ईडी अमीन का अप्रत्यक्ष रूप से हाथ था, क्योंकि उस समय अमीन और ओबोटे के बीच तनाव चरम पर था। हालांकि इस हमले में अमीन की सीधी संलिप्तता का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाता है। कैसे भी करके अमीन उगांडा का सत्ता हासिल करना चाहता था। आखिरकार 25 जनवरी 1971 को उसको एक मौका मिलता है। उस समय प्रधानमंत्री ओबोटे सिंगापुर में एक कॉमनवेल्थ शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए थे। ओबोटे की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए अमीन ने युगांडा की सेना पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया और सरकार के खिलाफ तख्ता पलट कर दिया। इस तख्ता पलट में अमीन को सेना का पूरा समर्थन मिला और बिना किसी बड़े विरोध के वह सत्ता पर कब्जा करने में सफल रहा। सत्ता में आने के बाद ईडी अमीन ने युगांडा में तानाशाही शासन स्थापित किया। उसने पुराना संसद को भंग कर दिया, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा के खुद को राष्ट्रपति और सेना का प्रमुख घोषित किया। उसके शासनकाल में दमन और हत्याओं का दौर शुरू हुआ, जिसमें लाखों लोगों की जान गई। विशेष रूप से प्रधानमंत्री ओबोटे के समर्थक, बुद्धिजीवी और विभिन्न जातीय समूहों को निशाना बनाया गया। अमीन ने अपने शासन के खिलाफ उठने वाली हर आवाजों को दबाने और हजारों लाखों लोगों को गिरफ्तार कर उनको बंदी बनाने का काम किया। उसकी सेना और गुप्त पुलिस ने राजनीतिक विरोधियों को अवैध रूप से गिरफ्तार और अक्सर उन्हें बिना मुकदमे के मौत की सजा दे दिया करते थे। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट्स के मुताबिक अपने 8 साल के शासनकाल के दौरान उसने लगभग 3 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसकी इस क्रूरता की वजह से लोग उसे कसाई भी कहते थे। कई ऐतिहासिक रिपोर्ट और जीवनी जैसे कि अमीन द राइज एंड फॉल जैसी किताबों में इस घटना का प्रमाण मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि ईडी अमीन इतना क्रूर था कि उसने अपने प्रतिद्वंदी और राजनीतिक विरोधियों का हाथ पैर बांधकर उनको मगरमच्छ से भरे तालाब में फेंकने के लिए भी आदेश देता था। अमीन के शासनकाल में टॉर्चर चैम्बर एक भयावह वास्तविकता थी, जिसे अमीन की क्रूरता और दमनकारी नीतियों के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। अमीन ने सत्ता में आने के बाद विरोधियों को दंडित करने के लिए अत्यंत क्रूर तरीकों का उपयोग किया। इन टॉर्चर चैम्बरों में कैदियों को शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती थी। कैदियों को अक्सर अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था और उन्हें प्रताड़ित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि मारपीट, बिजली के झटके और अन्य शारीरिक अत्याचार। इन चैम्बरों का उपयोग सरकार विरोधी गतिविधियों या असहमति की किसी भी अवज्ञा को दंडित करने के लिए किया जाता था। सत्ता में आने के बाद ईडी अमीन का मुख्य इरादा सत्ता को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में करना था। उसने कुछ सामाजिक और आर्थिक सुधारों की शुरुआत भी की थी, जैसे कि एशियाई भारतीय व्यापारियों का निष्कासन और उनकी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण। लेकिन इन कदमों ने युगांडा की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया, क्योंकि यह भारतीय व्यापारी युगांडा की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ थे और उनके निष्कासन से व्यापार और उद्योग ठप हो गए। इन संस्थाओं को चलाने के लिए युगांडा में स्किल्ड लोग का कमी होने लगा और अचानक सभी काम बंद हो गया। अमीन ने भारतीयों की संपत्तियों को जब्त कर लिया और उन्हें 90 दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया। इसके चलते लगभग 70,000 से ज्यादा एशियन भारतीय युगांडा छोड़ के इधर उधर भागने लगे। इससे युगांडा में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, बेरोजगारी बढ़ी और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई। उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमीन ने पश्चिमी देशों से संबंध बिगाड़े और मुअम्मर गद्दाफी और फिलिस्तीनी संगठनों के साथ अपने रिश्ते
मजबूत किए। उन्होंने युगांडा को एक इस्लामी राज्य बनाने की कोशिश की और खुद को अफ्रीका का अंतिम राजा के रूप में प्रस्तुत किया। इन नीतियों और इरादों ने युगांडा को राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और मानवाधिकार उल्लंघन की स्थिति में डाल दिया। 1971 से 1979 तक लगातार 8 साल अमीन का क्रूर दमनकारी शासन युगांडा पर चलता रहा। लेकिन कुछ समय बाद तानाशाही अमीन को युगांडा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि 1978 से 1979 के दौरान स्थिति उसके खिलाफ तेजी से बिगड़ रही थी। उस समय तंजानिया की सेना ने युगांडा पर हमला किया और विद्रोही समूहों ने अमीन के खिलाफ सक्रिय संघर्ष किया। 1978 में अमीन ने तंजानिया के खिलाफ सैन्य आक्रमण शुरू किया, लेकिन यह आक्रमण उल्टा पड़ गया। तंजानिया ने इस आक्रमण को उगांडा के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप के रूप में देखा और अपनी सेना को अमीन के खिलाफ भेजा। इसके अलावा उगांडा में बढ़ते हुए आंतरिक विद्रोह और असंतोष ने भी स्थिति को और गंभीर बना दिया। अमीन के शासन के दौरान की गई क्रूरता और दमनकारी नीतियों ने भी व्यापक असंतोष को जन्म दिया था। इन सभी घटनाओं ने अमीन के शासन की स्थिति को अत्यंत कमजोर कर दिया। तंजानिया की सेना और विद्रोहियों के लगातार हमलों और बढ़ते हुए आंतरिक संकट ने अमीन को युगांडा छोड़ने पर मजबूर किया। 11 अप्रैल 1969 को जब तंजानिया की सेना ने युगांडा की राजधानी कंपाला में प्रवेश किया, अमीन ने देश छोड़ दिया और सऊदी अरब में शरण ली। युगांडा की न्यू विजन नामक वेबसाइट के अनुसार 1979 तक तानाशाह ईडी अमीन की आधिकारिक रूप से 5 पत्नियां थीं। उनका व्यक्तिगत जीवन काफी जटिल था, जिसमें उनकी पत्नियों के अलावा कई अन्य महिलाओं से भी उनके रिश्ते थे। साथ ही अमीन कुल 43 बच्चों के पिता भी थे। यह कहा जाता है कि अमीन ने खुद एक साक्षात्कार में मजाक में कहा था कि वह मानव मांस का स्वाद चखने के बारे में उत्सुक था। अमीन की क्रूरता और तानाशाही के कारण उनके बारे में कई भयावह कहानियां फैलने लगी थीं, जिनमें नरभक्षी होने की कहानी भी शामिल थी। इन कहानी का मकसद अमीन की क्रूर छवि को और भी भयावह बनाना था और उनके शासन के दौरान हुई हिंसा और अत्याचारों के कारण ऐसी कहानियों को लोगों ने आसानी से सच मान लिया। ईडी अमीन नरभक्षी होने का कोई विश्वसनीय प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी यह कहानी को सच मानते हैं। अमीन का यह हरकत आपको बहुत ही अजीब लग सकता है। उसने कई बार विश्व नेताओं को अजीबोगरीब और भड़काऊ टेलीग्राम मैसेज भेजा था, जो उनकी सनक और विवादित व्यक्तित्व को उजागर करते हैं। उस समय टेलीग्राम एक तेज कम्युनिकेशन का माध्यम था, जिसके जरिए संदेशों को टेलीग्राफ के माध्यम से लंबी दूरी पर तुरंत भेजा जाता था। उसने ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ II को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें खुद को स्कॉटलैंड का किंग बताकर ब्रिटेन की समस्याओं को हल करने के लिए अपनी मदद की पेशकश की, जो बेहद हास्यास्पद और अपमानजनक था। इसी तरह इजराइल को भी उन्होंने धमकी भरे संदेश भेजे और अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर को कई बार टेलीग्राम भेजकर अमेरिका को वैश्विक समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। इन टेलीग्राम संदेशों ने अमीन को एक सनकी और अस्थिर नेता के रूप में चित्रित किया, जिसकी अजीबोगरीब हरकतें अक्सर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मजाक का विषय बन जाती थी। युगांडा से भागा हुआ तानाशाही अमीन को सऊदी सरकार ने शरण दी, लेकिन उसकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया, जिससे वह शांत जीवन जीने पर मजबूर हो गया। अमीन का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा और उन्हें कई बीमारियां होने लगीं, जिनमें किडनी फेलियर प्रमुख थी। 2003 में उनकी हालत गंभीर हो गई और उन्हें जेद्दाह के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान 16 अगस्त 2003 को 78 साल की उम्र में ईडी अमीन का मृत्यु हो जाता है। सऊदी अरब में उनके परिवार ने उनका अंतिम संस्कार किया और उन्हें जेद्दाह में दफनाया गया। युगांडा में उनके शासन के दौरान हुए अत्याचारों के कारण उनके देश लौटने की कोई संभावना नहीं थी और वे निर्वासन में ही अपनी अंतिम सांस तक रहे। तो दोस्तों, यह थी युगांडा के कसाई ईडी अमीन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।